एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स के तीसरे पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखा। तीसरे पार्ट में हम लोग सम्मेलनों को, महत्वपूर्ण दिवस और कुछ विविध प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं उनको कवर करेंगे, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। आइए शुरू करते हैं सम्मेलन और समारोह से। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक जो 2023 की थी वो हैदराबाद में संपन्न हुई है। G20 का आयोजन में कई प्रकार की बैठकें कृषि मंत्रियों की, वैश्विक की, शिक्षा के स्तर पर कई जगह पर आयोजित की गई हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना है। कृषि मंत्रियों की हैदराबाद में हुई। वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2023 पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। बैंकिंग क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पर G20 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 जो है वो मुंबई में आयोजित हुआ है। खीर भवानी मेला 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। G7 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विविध प्रश्न है। ये परीक्षा के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। पिछले 10-15 साल के पेपरों को आप देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में एक बेसिक आइडिया लगती है कि प्रश्न किन क्षेत्र से ज़्यादा पूछे जाते हैं या प्रश्नों की प्रकृति बार बार कैसी है। उसको ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स की आपको ये श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें बहुतायत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए इसी क्रम में देखें, काशी तेलुगु संगमम 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ये ढाका बांग्लादेश में। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 गोवा में। अब इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे महत्वपूर्ण वर्ष और दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है एक विश्व के लिए योग। भारत के लिए इसका आंतरिक मुख्य विषय था हर घर आंगन योग। योग का बहुत ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप प्रतिदिन कम से कम समय 10, 15, 20 मिनट निकालकर प्रातःकाल आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपकी एकाग्रचित्ता, आपके आंतरिक मन में शांति, ये चीज़ें आती हैं तथा आप रोग मुक्त भी रहते हैं। तो इसलिए इस योग का बहुत ही योगदान है। और योग का जब से भारत ने इसकी पहल शुरू की और 21 जून को योगा डे घोषित किया गया, तो इसकी पहल भी है। भारत में योग का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है। तो अब इनका इस बार का मुख्य विषय था हर घर आंगन योग। विश्व महासागर दिवस देखेंगे 8 जून 2023 को। इसकी थीम थी ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। तीसरा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2023। इसकी थीम थी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। चौथा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। मुख्य विषय था प्लास्टिक प्रदूषण। अब ये था कि पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से की गई। 5 जून को हम लोग जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई। इस बार पर्यावरण जो दिवस था उस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब जो पर्यावरण संरक्षण के मामले में अगर हम भारत के कदम को देखें, भारत ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, देखिए नगरीकरण बढ़ा है तो पेड़ों की, वनों की कटाइयाँ ज़्यादा हुई हैं, जिससे क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है उसमें संकट आया है, जैव विविधता में कमी आई है। कुछ जीव जंतु लुप्त होने के कगार पर पहुँच गए, कुछ लुप्त हो गए। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत के कदम को देखा जाए तो वनावरण में वृद्धि, वन की वृद्धि में हमने प्रयास कर रहे हैं। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत स्रोतों से विद्युत क्षमता, जो हमारी विद्युत क्षमता जीवाश्म आधारित स्रोतों से है, परंपरागत स्रोतों से, उनसे हट करके हमने गैर जीवाश्म आधारित और अक्षय ऊर्जा स्रोतों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर फोकस किया है। और हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अब विद्युत के उत्पादन में कितनी मात्रा इन स्रोतों से करेंगे, जिससे क्या है कि पॉल्यूशन से संबंधित और जीवाश्म ईंधन जो हमारे हैं, जिनकी लिमिटेड क्षमता हमारे पास है, उन पर भी हम लोग थोड़ा सामंजस्य स्थापित कर सकें, जो हमारे लिए ज़्यादा दिन तक वो उपयोग में लाए जा सकें। इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का मिश्रण का लक्ष्य हुआ है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन की जो हम लोगों ने 2008 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं, उसमें 8 योजनाएं थी, उसमें एक योजना ये भी थी हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब पर्यावरण से संबंधित वैश्विक स्तर पर एक सबसे वैश्विक संगठन, एक बड़ा संगठन है जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इस संगठन के बारे में, इसके मुख्यालय के बारे में। तो हम देख लें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 5 जून 1972 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है। प्रमुख रिपोर्ट, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वैश्विक संगठन है वो किस प्रकार की रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो प्रमुख रिपोर्ट इसकी है एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये 3 जो है रिपोर्ट ये देती है। इसके प्रमुख अभियान अगर आपको मैं बताऊं तो बीट पोल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ये शासी निकाय है। पर्यावरण पर सर्वोच्च स्तर की निर्णय लेने वाली ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। 193 देशों से बनी है, प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक करती है। इसे जून 2012 में बनाया गया था। इसे रियो +20 भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या था कि रियो में ही ये 12 में सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय इसका गठन किया गया, तो इसको रियो +20 भी कहते हैं। नया जो दिवस हमारा है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 31 मई 2023 को मनाया जाता है। मुख्य विषय था खाद्य उगाओ तंबाकू नहीं। आप जानते हैं तंबाकू बहुत ही हानिकारक है, कैंसर्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसको यूज करने से, और हमारे देश में जो पेशेंट्स हैं कैंसर्स के उसमें इनका प्रतिशत ज़्यादा है तंबाकू उपयोग करने वालों का, इसलिए सरकार इस पर निषेध दिवस के रूप में मनाती है। ये जन जागरूकता के माध्यम से ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये WHO प्लस वैश्विक साझेदारों द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा 1987 में की गई। 1988 में संकल्प पारित कर प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया। यानी 1987 में इसको हमने घोषणा कर दी थी और 88 से हम प्रतिवर्ष 31 मई को मना रहे हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई, स्लोगन था वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये जो है 8 मई 1948 को हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। ये युद्ध में असहाय सैनिकों, असहाय लोगों की मदद में ये सबसे बड़ी संस्था है विश्व स्तर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2023, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023 को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस, इसका मुख्य विषय था विरासत परिवर्तन। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं परीक्षा में जो वो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। विविधत प्रश्नों को देखें। केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य घोषित हुआ है। राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है। दूसरा है केरल मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तीसरा आप देखें संचार साथी पोर्टल, मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के लिए संचार साथी पोर्टल हुआ। अभी हमने मोबाइल ऐप मेरी लाइफ के बारे में बताया था आपको। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप का काम क्या है? जलवायु परिवर्तन हेतु युवा कार्यों को प्रेरित करना। युवा कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक जैसे इसको जन आंदोलन के रूप में हम ले रहे हैं कि पर्यावरण दिवस पर हर व्यक्ति के मन में पर्यावरण के प्रति सजगता हो। आप जलवायु परिवर्तन से देख रहे हैं, मौसम में चेंजेज हुए हैं, टेम्परेचर में चेंजेज हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हीट वेव आ जा रही है, उससे हमें स्किन संबंधी समस्याएँ भी हो रही हैं, फ्लू संबंधी समस्याएँ हो रही हैं। तो क्या है कि एक जन जागरूकता के रूप में हम पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को बढ़ाएं, जिससे इस पर हम लोग हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग हो। तो इससे क्या होता है कि सरकार तमाम इसमें योजनाएं चलाती है, जैसे वृक्षारोपण अभियान चला दिया, मिशन सुरक्षा, मिशन पौधों की सुरक्षा का, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जो पौधे हैं उनको आप सुरक्षित रखें और नए पौधों को भी लगाएं। तो इसके आगे हम लोग नया देखते हैं कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो तिरुवनंतपुरम में। अब देखिए क्या है कि इसके बाद एक न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोग डेली करंट जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं या जो पेपर्स में न्यूज़ आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ उस न्यूज़ को आप देखेंगे तो उस न्यूज़ से डायरेक्ट प्रश्न तो आपको नहीं बनता दिखेगा, लेकिन ये होता है कि उस प्रश्न के द्वारा आपके बेसिक पोर्शन से या पीछे जो उसकी घटनाएं हुई हैं उससे जुड़े हुए प्रश्नों के आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो करंट में रहता है। इसीलिए जो हम लोगों ने इस चैनल पर सर्वप्रथम डेली न्यूज करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की,
जो सुबह प्रातःकाल आफिफ पर द्वारा की डिस्कस की जाती है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB से जो आती हैं न्यूज़, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए क्या है कि आप हमारी इन सभी चैनल के सारे श्रृंखलाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। उसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमने देखा पिछले वीक था कि वर्ष 2019 से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अब इस न्यूज से डायरेक्ट प्रश्न तो कोई नहीं बनने वाला कि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि अध्यादेश कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अध्यादेश शब्द ही महत्वपूर्ण हो गया। अब अध्यादेश शब्द जो है एग्जामिनर के लिए, इससे इतने प्रश्नों की श्रृंखला है, कम से कम 10 प्रश्न तो इससे आपसे स्टैटिक पोर्शन से आपके बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि करंट की न्यूज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको ये देखना होता है कि क्या महत्वपूर्ण हो गया। जैसे केशवानंद भारती मामले को 50 साल पूरे हो गए, ये न्यूज़पेपर में थी। अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार केशवानंद भारती का मामला क्या था 1973 में। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बेसिक स्ट्रक्चर, उससे कितने परिवर्तन आए संविधान के, उसके बाद उस कड़ी में कितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, उन जजमेंट के आधार पर बेसिक संविधान की समझ में क्या अंतर आया। तो कई बार जो न्यूज करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उनसे स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके आपको देखना होता है। जैसे ये अध्यादेश का ही मैं बताऊं आपको। अब अध्यादेश से प्रश्न यही बन सकता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से है। तो आप देखेंगे कि ये स्वतंत्रता के पहले से भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हिस्ट्री में कि पहली बार किस अधिनियम के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त हुई, तो आपको 1861 उसका करेक्ट आंसर है। 1861 के अधिनियम से स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान बना उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब दोनों सदनों के सत्र न चल रहे हों और कोई ऐसा अपरिहार्य मामला हो जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। उस परिस्थिति में राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस टूल का उपयोग करती हैं, अध्यादेश जारी करती हैं। लेकिन उसके लिए भी संविधान में नियम बनाए गए। ऐसे नहीं है कि वो अध्यादेश परमानेंट रहेंगे, उनको संकल्प द्वारा बाद में पारित कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अध्यादेश की शक्ति उतनी ही होती है जितनी आप विधानसभा या संसद द्वारा पास किए गए किसी और अधिनियम की, किसी और विधेयक की होती है। अब देखिए अध्यादेश तो पारित हो गया, लेकिन ये कब तक वैध रहेगा? सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ये वैध रहता है, केवल 6 सप्ताह तक। अब इसमें भी देखिए क्या है, दोनों सदन शुरू हुए, दोनों साथ नहीं शुरू हुए, तो जो सबसे आखिरी में शुरू होगा उससे 6 सप्ताह। मान लीजिए लोकसभा पहले शुरू हुई और राज्यसभा पहले शुरू हुई और लोकसभा बाद में शुरू हुई, तो लोकसभा जिस दिन शुरू होगी उससे 6 सप्ताह। इसको वापस लेने के 2 तरीके हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले सकता है अथवा दोनों सदन अस्वीकार करते हुए रिजोल्यूशन पारित कर देते हैं। 2 तरीके हैं, या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति वापस ले लें या इसको वो कर दिया जाए। तो कई बार क्या हुआ कि जब राज्य सरकारें या केंद्र सरकारों ने अध्यादेश लाया तो उनका इंटेंशन सही नहीं था, उनका मोटिव उसमें सही नहीं दिखा, तो ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई लैंडमार्क डिसीजन हुए अध्यादेशों से संबंधित। जिसमें पहला मैं आपको बताता हूँ, RC कूपर बनाम भारत संघ 1970। तो ये जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये निर्धारित किया कि इस पर चुनौती किन किन मुद्दों पर आप दे सकते हैं। पहले तो ये कि वो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। हमने आपको बताया था कि दोनों सदन सत्र में न चल रहे हों और कोई ऐसा विषय हो जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो आप अध्यादेश ला सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि उसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है ही नहीं और आप उसको ला रहे हैं तो आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। दूसरा, बहस और चर्चा से बचने के लिए अगर सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से किसी विधेयक को इसलिए ला रही है कि संसद में वो इसमें बहस और चर्चा से बचना चाहती है, तो इस आधार पर भी RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 के तहत कहा गया कि इसके आधार पर भी उस अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। दूसरा हम देखेंगे DC वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 में। उसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। देखिए सदन दोनों हैं आपके पास, लोकसभा और राज्यसभा, तो जब इन दोनों के अलावा आप किसी माध्यम से अध्यादेश ला रहे हैं, कोई विधेयक ला रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि कानून बनाने की शक्ति का विकल्प नहीं है,
कि आपको कानून बनाना है तो नहीं लोकसभा या राज्यसभा में बन पा रहा तो हम अध्यादेश के माध्यम से बना देंगे। आपको इन्हीं जो संविधान में जो व्याख्या जो प्रक्रिया बताई गई है दोनों सदनों के माध्यम से, उसी विकल्प का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तीसरा जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994। इसमें आर्टिकल 23 और 213 दोनों न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगर इन दोनों का प्रयोग करके कोई अध्यादेश लाया गया और ये लगता है कि वो अध्यादेश का इंटेंशन सही नहीं था या वो अध्यादेश इसलिए लाया गया कि बहस और चर्चा से बचने के लिए या उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी या कानून बनाने के विकल्प की शक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो इस तरफ से आप देखिए कि करंट में जो न्यूज आती हैं, जैसे ये आया कि अध्यादेश की मात्रा में कमी आई है, उससे ये बेसिक 15-20 प्रश्न बने। ये बहुत ही रोचक है कि डेली करंट अफेयर्स जो डेली न्यूज आती हैं पेपर्स की, उनको आपको संज्ञान में लेना होता है, जिससे आप उससे रिलेट करके बेसिक चीज़ों को भी करते हैं। इसके लिए हम लोगों के यहाँ डेली न्यूज करंट अफेयर्स आती है और मैं इस करंट सीरीज में आपके साथ महत्वपूर्ण जो विविध प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला के साथ साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं इस तरह के संज्ञान में न्यूज में आ रही हैं उनको भी आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे आप आने वाली आगामी परीक्षाओं में अपने को बड़ी ही मजबूती के साथ आप अपनी चुनौती को सॉल्व कर सकें। इसीलिए हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेस अगले वीडियो में।